हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के लिए एक नया और शानदार वीडियो लेकर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इनमें हम आज कुछ नए तथ्यों को जानेंगे, सीखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे नए भाइयों से अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में लगा बेल आइकन दबा लें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा जब कोई वीडियो अपलोड हो तो मिस न हो। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों को दिखा दें अपने प्यार की ताकत और कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ नए तथ्य पर और इसमें आज हम सबसे पहले सीखेंगे नियम को। गणितीय कुछ नियम होते हैं जैसे सहचर्य नियम होता है, बंटन नियम होता है, वितरण नियम होता है, ढेर सारे नियम। बंटन और वितरण एक ही नियम होता है। तो आज हम लोग सहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, इन सारे नियमों को सीखेंगे गणित के छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत। तो सबसे पहले चलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, अब जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर का एक्सचेंज। जैसे देखिएगा, आप गौर कीजिएगा कि जैसे आप कहीं पढ़े होंगे कि a गुना b बराबर होता है b गुना a गुना b और b गुना a, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है a b के। ये दोनों बराबर किसके होते हैं मेरे भाई? a b के। तो a गुना b बराबर होता है हर हमेशा b गुना a। या इसको कर सकते हैं, एक और समझ सकते हैं जोड़ के लिए, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर बात है? ये भी नियम क्रम विनिमय ही कहलाता है। सीधा ऑर्डर का एक्सचेंज हुआ है, मतलब पहले स्थान वाला दूसरे स्थान चला गया, दूसरा स्थान वाला पहला स्थान पर आ गया, लेकिन है दोनों का रिजल्टेंट एक ही। उदाहरण देखते हैं और समझ में आएगा। जैसे 2 गुना 3 कह लें तो ये बराबर होता है 3 गुना 2 के, और 2 प्लस 3 कह लें ये बराबर होता है 3 प्लस 2 के। मुझे लगता है इस दोनों उदाहरण में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक का आंसर होता है 6 और इसमें प्रत्येक का आंसर होता है 5। तो इस तरह सब समझ सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है। क्रम विनिमय मतलब क्रम को उलट के, मतलब दाएं को बाएं, दक्षिणावर्त को वामवर्त और वामवर्त को दक्षिणावर्त, ऐसे लिख देना, ये होता है क्रम विनिमय। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे नियम। दूसरा नियम है मेरे भाइयों सहचर्य नियम, यानी कि साथ चलने का नियम। ठीक है, तो सहचर्य नियम क्या होता है? पहले सहचर्य लिख लेते हैं। सहचर्य जो कहते हैं एसोसिएटिव। सहचर्य नियम यानी होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब साथ चलने का नियम, सहचर्य। अब आते मेरे भाई समझते हैं कि सहचर्य नियम क्या होता है। तो सहचर्य जैसा नाम से स्पष्ट है, साथ चलने का नियम, यानी कि साथ चलने, मिलाकर चलने की, मिलजुल कर चलने की पद्धति जो हो वो सहचर्य के अंतर्गत आती है। तो ये नियम क्या है? जैसे ये देखिए कि अगर हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। देखिए ये बहुत छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं, इसको जानना बहुत आवश्यक है। गणित आप बनाते हो, आप इंटर तक गणित पढ़ लेते हो, मिनिमम तो इंटर तक लोग गणित पढ़ ही लेते हैं जनरली, कॉम्पिटिटिव बच्चे भी जनरली पढ़ लेते हैं। तो गणित पढ़ते हैं और हम लोग ये छोटी छोटी बातें नहीं जाने तो बहुत दिक्कत है। तो हम लोग इसको सीखेंगे कि सहचर्य नियम क्या होता है। यहाँ देखिए गौर कीजिए, बी के बारे में अगर सोचते हैं तो बी देखिए एक बार किसके साथ है? बी एक बार सी के साथ एसोसिएट कर रहा है, और बी जो है एक बार ए के साथ एसोसिएट कर रहा है। मतलब अगर गांव देहात के लैंग्वेज में बोले तो बी जो है इतना मिलनसार है कि वो कभी सी के साथ मिलनसार है और बी कभी ए के साथ मिलजुल के काम कर रहा है। तो इस तरह से ये मिलनसार वाली प्रॉपर्टी है, ये जो एसोसिएट करने वाली प्रॉपर्टी है वो किसके साथ है? बी के साथ है। तो हम कह सकते हैं कि बी इज एन एसोसिएटिव एलिमेंट।
मतलब बी क्या है, एक एसोसिएटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि बी इस तरह से ऐसा समझिए। अब यहाँ देखिए 2 + 3 + 5, मान लो ये एक साथ एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 8, 2 + 8 ये क्या होता है, 10 होता है। इधर भी कर लो आप, इसमें 2 और 3 को साथ रख लो, 2 और 3 जब साथ रखोगे 5 को बाहर करोगे तो 2 3 5 + 5, यहाँ भी क्या आ गया 10, तो 10 बराबर 10। देख रहे हैं ना, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। बी एक बार ए के साथ रहेगा और बी एक बार सी के साथ रहेगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। इसमें मेरे भाइयों गुना के लिए क्या होगा, ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुने सी। देखिए एक बार ए गुने बी गुने सी क्या है, ब्रैकेट में है, एक बार ए गुने बी ब्रैकेट में है और सी बाहर में। तो इस तरह कर सकते हैं हम, क्या है कि बी के पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बी क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, एक बार ए के साथ और एक बार सी के साथ। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 5, अगर 3 को एक बार 5 के साथ कर ले तब देखते हैं रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता है। यहाँ देख लीजिए आप, और यहाँ पर क्या होता है 2 गुना 3, बाहर में 5 को कर दें तो अगर हम गौर करें तो यहाँ 5 या 15 दूनी 30 हो जाएगा ये, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 आपको 6 30 हो जाएगा, तो 30 बराबर 30 आ गया। तो ये नियम जो है आपको किसके लिए सिद्ध हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ गुना के लिए सिद्ध हो गया, लेकिन ये भाग के लिए और घटाव के लिए नहीं चलेगा। भाग और घटाव में गड़बड़ी होगी, इसलिए आपको और इसके पहले जो कम्यूटेटिव लॉ बताए थे, इसके पहले जो क्रम विनिमय नियम बताए थे, वो भी भाग के लिए और घटाव के लिए वैलिड नहीं है। आप उसको चेक कर सकते हो। आते हैं मेरे भाइयों अपने तीसरे नियम पर, और तीसरा नियम है, नंबर पे मैं जाइएगा, इसके पहले नंबर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, नंबर कोई दिक्कत है, नंबर से तीसरा रूल पढ़ने जा रहे हैं। नंबर को उतना ज्यादा मायने नहीं लेना है, रूल को समझना है, रूल क्या है। तो तीसरा नियम जो है मेरे भाइयों वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, वितरण नियम या बंटन नियम, बंटन नियम। अभी वितरण या बंटन क्या होता है, तो वितरण आप लोग जानते हैं, जैसे एक दुकान होती है जन वितरण प्रणाली, वो क्या करती है चीजों को, जैसे चीनी हुआ, तेल हुआ, जो भी है, गेहूं हुआ, चावल हुआ, उसको बांटती है। तो उसी तरह वितरण नियम क्या होता है, इसमें भी क्या है, चीजों को बांटा जाता है। अब वितरण क्या है समझिए, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है मेरे भाई, समझना। अब इसमें क्या है, जोड़ और गुना एक साथ अप्लाई होता है। अब ऐसे समझेंगे, जैसे आप पढ़े होंगे ए इंटू बी प्लस, पढ़े हुए कि नहीं, पढ़े कि नहीं पढ़े, ए इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। या इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमको ए इंटू बी माइनस सी है, इस पे ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। तो इस तरह से हमारे पास दो नियम है। अब ये भी जबरदस्त है, इसका भी बहुत हिसाब में धारले से यूज आता है, लेकिन हम लोग चूंकि अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन जानते नहीं है उसको। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर 99 गुना 64 और प्लस 99 गुना 36, तो अगर इस सवाल को अगर बनाना हो, इसका मान पूछा जा रहा है कि वाट। देखिएगा इस नियम को हम समझाएंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि इतना गुना इतना प्लस ना गुना, इसको बनाना है। तो अब अगर इसको आप जोड़ने लगोगे और इसको गुना करोगे तब जोड़ोगे तब तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसको तुरंत बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 99। इसका आंसर हो जाएगा 1 सेकंड में 99, 1 सेकंड में। कैसे हुआ समझिए। सबसे पहले तो 99 दोनों में है, तो 99 हो जाएगा कॉमन, 99 हो जाएगा कॉमन। अंदर में क्या बचेगा, यहाँ 64, यहाँ क्या बचेगा मेरे भाइयों प्लस 36। अब 64 99 इंटू 64 प्लस 36 होता है 100।
100। तो इस तरह से कितना हो गया मेरे भाइयों, 99 गुना 100 यानी कि 9900। तो कितना आसान है आप ही बताओ, बहुत आसान है। अब जैसे एक सवाल हम और ले लेते हैं। अब जैसे ये सवाल देख लीजिए, अब ये सवाल आपके सामने है और इस सवाल को बनाना है। तो अब एक तो स्टूडेंट क्या करेगा, इसको गुना कर सकता है, फिर घटा सकता है, तो टाइम लगेगा। पहले वैसे डाटा ही हल्का है, ये मान लीजिए बहुत लोग सोच रहे हैं कैसे बना भी लेंगे, आप डाटा टेढ़ा भी आ सकता है, वो भी करके दिखाएंगे। पर इसको देखिए कि यहाँ पर अगर ये इसको 1 सेकंड बनाना है, इसका उत्तर हो जाएगा 1000। 1 सेकंड में इसका उत्तर हो जाएगा 1000। कैसे, आप देखो 125 तो कॉमन ही आ जाएगा, तो 125 आपने निकाल लेना है। बचा कितना, 208 घटाओ 200, 208 घटाओ 200। अच्छा ये क्या बचा, 125 गुना 8, और 125 से 8 क्या होता है, 1000। तो इस तरह से आपका सवाल बस बन गया, ठीक है। अब इसका उत्तर पूछ रहा है, सीधा सा है, 125 कॉमन आ जाएगा, 125 आपने कॉमन ले लिया, 375 में घटेगा कितना, 375 माइनस कितना बचेगा, 275। चूंकि 125 कॉमन था तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 375, यहाँ क्या बचा 275 घटा, तो कितना हो जाएगा 5 यहाँ 2 जीरो, और कहां से आया, तो ये हो जाएगा 100, और 100 गुना 100 यानी कि 12500। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर। तो क्या समझ में आया कि वितरण नियम और बंटन नियम का जबरदस्त यूज है। वितरण नियम या बंटन नियम का बहुत यूज है। यहाँ आप देख सकते हैं इस यूज को कि ए को एक बार 20 गुना किए तो ए बी हुआ, एक बार ए को सी से तो ए सी हुआ, तो ए बी प्लस ए सी। यहाँ क्या हुआ, ए बी माइनस ए सी। तो अब आगे चलते हैं अपने नियम पर, अगले नियम पर आते हैं मेरे भाइयों, अपने अगले टॉपिक पर। और ये अगला रूल है जो है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है कि जैसे इसको कहते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी कि विलोम भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। और इनवर्स दो तरह का होता है, इनवर्स दो तरह का होता है। एक होता है एडिटिव, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम, और इसको क्या कहते हैं, गुणन व्युत्क्रम। वो कहते हैं योज्य व्युत्क्रम, इसको कहते हैं गुणन व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम क्या हो गया कि जोड़ के लिए जो उल्टा होगा। अब गुणन व्युत्क्रम क्या हो गया कि गुणा के लिए जो उल्टा होगा। तो आप लोग वाकिफ हैं, हमको पता है ये चीजें आपको आती है, फिर भी एक बार देखना है, रिकॉल कर लेना है कि योज्य व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे 5 का योज्य व्युत्क्रम, 5 का एडिटिव इनवर्स, 5 का एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य व्युत्क्रम। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ नाम है। 5 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो होगा -5, और -8 का एडिटिव इनवर्स एआई, एडिटिव इनवर्स जो होगा वो होगा 8 + 8। कहने का मतलब क्या हुआ कि एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, यानी कि योज्य व्युत्क्रम में क्या करते हैं, सीधे चिन्ह को पलट के लिख देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब जैसे -7/13 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कोई पूछेगा तो इसका हो जाएगा सीधे +7/13। इसमें कभी आपको पलटना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं क्या ये पलट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये पलटता नहीं है। जो का तो रहता है सिर्फ चिन्ह बदल, जो है जस का तस, बस चिन्ह में अपोजिट। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। उम्मीद है आप लोग एडिटिव इनवर्स को यानी कि योज्य व्युत्क्रम को समझ चुके होंगे। अब हमारा अगला जो है वो है गुणन व्युत्क्रम।
अब गुणन व्युत्क्रम पर अगला पॉइंट पे चलते हैं। गुणन व्युत्क्रम क्या है भैया? ये क्या होता है कि जैसे 5 का व्युत्क्रम पूछे, जो सीधा व्युत्क्रम हम लोग आज लगाते हैं, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणन व्युत्क्रम, और 5 का गुणन व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/5। इसको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इसको चिन्ह से कोई मतलब नहीं, इसका इनवर्स क्या होगा 5 का 1/5। जैसे यहाँ अगर एडिटिव की बात कर लें, अगर हम थोड़ा मिटा के लिख रहे हैं, एडिटिव की बात कर लें तो मोटा माटी क्या होता है, एडिटिव की बात कर लें तो a का जो इनवर्स होता है वो होता है माइनस, a का इनवर्स क्या होता है माइनस है, और वाइस वर्सा, यानी कि माइनस a का भी क्या होगा a का माइनस a का a, और गुणन व्युत्क्रम में क्या होता है a का 1/a और वाइस वर्सा, a का 1/, साफ से अच्छे से देखिए यहाँ लिख सकते हैं, a का इनवर्स की अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा आपको 1/a, यानी कि a का 1/a और 1/a का क्या, a का क्या हो गया मेरे भाइयों तो 1/a, और 1/a का क्या होगा a। तो इसको करके देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर कहेगा 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव MI क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 3/2, 3/2, 2/3 का कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 3/2। यहाँ पर चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि चिन्ह का लोचा है। अब जैसे यहाँ पर एक और कर दे कि भाई ठीक है 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4/3 का क्या हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका चिन्ह क्या है। अगर यहाँ -4/3 रहता तो पूछता -4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तब इसका आंसर हो जाता है -3/4। 4/3 का क्या हो जाता है 3/4, और वो माइनस नहीं होता, माइनस का प्लस नहीं कर देना है, ये नहीं सोचना है इसका नियम उसमें नहीं लगा देना है, उसको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है और इसको बटे से कोई मतलब नहीं है। बटे में रहे जैसे रहे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसमें क्या है a का 1/a, a का 1/a। तो हमको लगता है कि आप समझ चुके होंगे अच्छे से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और उदाहरण ले लेते हैं, जिस यहाँ ले लीजिए कि अगर कहेगा -7/13 का व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर ये कहेगा गुणन व्युत्क्रम तो 13/7, और माइनस का चिन्ह तो बीच में रख सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, फ्री है, माइनस का चिन्ह में कोई लोचा नहीं। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो नीचे कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका बराबर हो जाएगा 13 - 13/7। तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया। तो उम्मीद है कि आप दोनों चीज को समझ गए होंगे। अच्छे से फिर से दोबारा देखिए, अब समझ में आएगा। चलिए, तो इनवर्स भी हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि तत्समक अवयव। चलिए, हिंदी थोड़ा भारी है लेकिन चलते हैं। आते हैं मेरे भाइयों तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको, अब इसमें दो जोड़ के लिए भी होता है और ये गुणा के लिए भी होता है। तो सबसे पहले हम गुणा की बात करेंगे कि गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या होता है। तो गुणा के लिए क्या होगा, गुणा के लिए हो जाएगा 4 मल्टीप्लीकेशन, इसके लिए हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। मतलब समझे, बड़ा अजीब बनता है ना कि ये थोड़ा प्योर मैथ में आ जाता है। तो 1 गुना 1 और 1 गुना 1 बराबर a होता है। मतलब 1 को किसी संख्या में गुना करें या किसी संख्या में 1 को गुना करें, हर हमेशा क्या होती है वो संख्या मिलती है। तो 1 क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे कि कोई भी रंग घोलने के लिए पानी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। पानी में कोई सा भी रंग घुल के वही कलर, वो अपना कलर वही रह जाता है कलर। मतलब ये कहने का मतलब क्या हुआ, पानी अपने अंदर किसी भी रंग को भुला सकता है। उसी तरह एक जो है किसी संख्या को गुना कर देगा, किसी संख्या में गुना हो जाएगा, किसी संख्या को गुना कर लेगा खुद से, तो उसके स्वरूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही दिखेगा जैसा था। जैसे इमेजिन कीजिए कि अगर हम 3 को 1 से गुना करें या 1 को 3 से गुना करें, रिजल्ट क्या आएगा 3। अगर 5 को हम करें 1 से गुना या 1 को करें 5 से गुना, रिजल्ट क्या आएगा 5। अगर -8 को करें 1 से गुना या 1 को करें -8 से गुना,
तो रिजल्ट क्या आएगा, -8। तो जो करते हो आया कि नहीं आया। तो एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुना कर दे या किसी संख्या में उससे गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संख्या जम कितने हो जाती है। इस रूल को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रूल या आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन हो गया, एक क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव। तो चलिए अब चलते हैं एडिशन के लिए, जोड़ के लिए क्या होता है। अब आते हैं मेरे भाइयों, जोड़ के लिए तत्समक अवयव क्या होता है। फॉर एडिशन जोड़ के लिए तत्समक अवयव क्या होता है। आप ध्यान दें कि कोई ऐसा अंक, अपना मन में सोचे आपको आंसर आ जाएगा, कोई ऐसा अंक, कोई ऐसा खास अंक जिसको किसी अंक में जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़े, या उस खास अंक में कोई अंक जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसा अंक आपके दिमाग में निश्चित है, हम जान रहे हैं कि आपको मन में आ रहा होगा, और वो अंक है शून्य। वो अंक है शून्य, शून्य जोड़ ए कर दें या ए जोड़ शून्य कर दें, रिजल्ट हर हमेशा क्या आता है, ए। देन 0 is the identity element for addition. 0 is an identity element for addition. मतलब 0 जो है जोड़ के लिए तत्समक अवयव है। 0 में कोई संख्या जोड़ दें या किसी संख्या में 0 को जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या जो की तो प्राप्त होती है। इस उदाहरण देखेंगे कि 3 + 0 = 0 + 3 = 3। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 में 0 जोड़ दें, 0 में 3 में 0 जोड़ें या 0 में 3 जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट क्या है, हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे नियम समझ में आए होंगे। इनका जबरदस्त यूज है, इनको छोटा मत समझिए, बहुत ही काम की चीजें। अब हम चलते हैं आज कुछ और बातों को सीखते। अच्छा मेरे भाइयों, मान लीजिए एक सवाल आपसे पूछा जाए कि भाई अगर लगातार प्रकृत संख्याओं को गुना कर दिया जाए, अगर लगातार तीन प्रकृत संख्याओं, ऐसे कह दिया जाए कि लगातार 3 प्रकृत संख्याओं को गुना कर दें तो इसका गुणनफल निश्चित रूप से किससे कटेगा। तो पहले हम चलते लगातार 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, और फिर लगातार 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, कम से कम। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा कि कभी भी लगातार 3 प्रकृत संख्याओं को गुना करें तो क्या जो गुणनफल आएगा वो किससे कटेगा, या लगातार 2 को गुना करें तो गुणनफल किससे कटेगा, इसके लिए क्या करेंगे, हम मिनिमम ले लेंगे। जैसे कि हम अगर प्रकृत संख्या की बात करें, आप अगर नेचुरल नंबर n के सेट की बात करें तो आपको पता है इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी आता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। इसमें क्या आता है, आपको 1 से लेके इन्फिनिटी तक आता है। अब कोई क्वेश्चन आपसे कर दे कि ठीक है n तो है, अब इसमें क्या करो कि 3 लगातार प्रकृत संख्या कहीं की भी गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है। तो पहले 2 पर देख लेते हैं, जैसे 1 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो 2 से कट जाता है। अच्छा 2 गुना 3 करेंगे तो आएगा 6, तो किससे कटता है, 2 से कटता है। 3 गुना 4 करेंगे तो क्या आएगा, 12, ये भी 2 से कटता है। तो कम से कम हम जान रहे हैं ऐसे कटेंगे तो ये 6 से भी कटता है, और आगे जितना भी आएगा तो हो सकता है वो भी 6 से कटे, हो सकता है क्या कटेगा ही। लेकिन आप मिनिमम को देखेंगे, किसको देखेंगे, मिनिमम को देखेंगे, मिनिमम किससे कट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 लगातार प्रकृत संख्याएं, जबकि दोनों प्रकृत संख्याएं मिनिमम हम लिए हैं तो उनका गुणनफल जो है 2 आता है, और वो मिनिमम 2 से कटेगा नहीं कटेगा। तो हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लगातार 2 कहीं की भी, अनंत तक में कहीं की भी 2 लगातार प्रकृत संख्याओं गुना किया जाए तो निश्चित तौर पर वो किससे विभाज्य होगा मेरे भाइयों, किससे विभाज्य होगा, 2 से। इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कभी भी कैसा ही पूछेगा दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आते हैं लगातार 3 गुना में, देखते हैं, समझिएगा मेरे भाइयों कि 3 लगातार 3 प्रकृत संख्याओं गुना करें तो गुणनफल किससे करता है। तो इसके लिए भी जो हम नेचुरल नंबर लेंगे वो मिनिमम से शुरू करेंगे, और मिनिमम कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 गुना 2 गुना 3 क्या आता है, 6। 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल निश्चित रूप से किससे कटेगा। अगर ये सवाल आ गया, मान लीजिए कई बार पूछा हुआ है, कई बार रेलवे एसएससी में पूछा हुआ है, मान लीजिए यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं इस पर, तो यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 4, इससे क्या होगा, 4 के बाद हमें 24। फिर अगर इससे और आगे बढ़े, 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौके 20 दिया 60। आप अगर सबको गौर करें, इस सबको गौर करें, अगर आप पहले वाले दौर में जहाँ मिनिमम हम लिए
वहां पर कितना आता है 6। इसका मतलब कंफर्म है कि इस तरह की 3 लगातार संख्या कहीं की भी गुना कर लीजिए, 3 लगातार प्रतिशत संख्या कहीं की गुना कर लीजिए, वो निश्चित रूप से 6 से कटेगा। किससे कटेगा मेरे भाइयों? 6 से कटेगा। अब बहुत बोल रहे लोग बोल रहे हैं क्या 24 से नहीं कटेगा? सर 24 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मिनिमम केस लेना है। क्या लेना है? मिनिमम। अभी सम वाला भी लेंगे तब भी आपको समझ में आएगा मिनिमम क्यों लेते हैं। अच्छा, अब जैसे कि इस पर कोई चित्र दिखाते हैं, जैसे 21 गुना 22 गुना 23, अब बोलेगा ये 6 से कट जाएगा क्या गुणनफल? हाँ, देख लीजिए 6 से कटता है। 6 दूनी, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 से 3 सत्य, 2 से 11 कटा कि नहीं कटा? पूरा पूरा नीचे से कैंसिल हो गया ना। तो कहने का मतलब ये कोई भी 3 ले लीजिए कहीं भी, आप अगर 10 11 12 ले लेते हैं तभी देखिए 6 से कट जाएगा, कटा। अगर आप चलिए ये नहीं लेते हैं, आप अगर ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये लेते हैं कि भाई ठीक है 9 गुना 10 गुना 11, क्या ये 6 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा। देख लीजिए कोई भी 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का कहीं से भी उठा गुना कर दीजिए, वो निश्चित रूप से 6 से कटेगा। आप देखिए 6 से काट के ये देखिए 9 दही के 90 होता है ना, तो 9 दही 15 छक 15 बार भी कट जाएगा। आप इंडिविजुअल भी काट सकते हैं, देख लीजिए 15 छके 90, 15 बार भी कटेगा। तो इस तरह से हम क्या देखें कहीं भी 3, क्या ये 24 से कटेगा क्या? 24 से नहीं कटेगा। तो यही ध्यान देना है, मिनिमम केस लेना है मेरे भाइयों। अगर सवाल ये पूछा जाए कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं को गुना किया जाए तो क्या होता है? गुणनफल सदैव विभाजित होगा किससे? तो 6 से। बस अब चलते हैं समझ। अब जैसे अगला सवाल आपके सामने है कि 3 लगातार सम संख्याओं को गुना कर दिया जाए तो उसका गुणनफल जो है वो निश्चित। सब सारे सवाल पूछे हुए हैं इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। 3 लगातार सम संख्याओं को गुना किया जाए या सम प्रकृत को, सम को नहीं कहे सम प्रकृत को कहे, 3 लगातार सम प्रकृत संख्याओं को गुना किया जाए तो गुणनफल सदैव विभाजित होगा किससे? और 4 ऑप्शन देते हैं। तो आप भी दिमाग लगाओ, शुरू से हम लोग दिमाग लगाते हैं कि 3 लगातार सम संख्या का समूह क्या होता है? सम प्रकृत का 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये वैसी संख्याएं जो कि 2 से कटे क्या कहलाती? इवन नंबर कहलाती। और अगर प्रकृत कर रहा है तो प्लस नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्या कि ठीक है तो 2-3 लगातार सम संख्या गुना करेंगे तो हम स्टार्टिंग से गुना करेंगे, यानी कि पहले से लेंगे 2 गुना 4 गुना 6, क्या होगा? 24 दूनी 48, किससे कटेगा? 48 से। अच्छा फिर अगला 3 ले लेते हैं, 4 गुना 6 गुना 8, 8 छक 48, 48 दूनी 96 दूनी 96 दूनी कितना हो जाएगा? 192। तो यहाँ पर 192। तो देख रहे हैं बार बार ये 48 इसमें आ ही रहा है और 48 इसमें भी आ रहा है, लेकिन छोटे 48 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस तरह कोई भी 3 लगा 12 गुना 14 गुना 16 करेंगे, ये भी 48 से कटेगा, कंफर्म कटेगा। आप कहीं से ले लो 22 गुना 24 गुना 26, कोई भी 3 लगातार सम संख्या लोगे और उसको गुना करोगे निश्चित तौर पर वो 48 से कटेगा। 24 गुनी 48 दूसरे कट गया 26 गुना 11 बार में, यहाँ क्या कट गया? देखिए 16 या 48 3 चौके 5, देखिए कट गया 14 56 बार में। तो क्या सीखे? हमने सीखा कि किन्हीं 3 लगातार सम संख्याओं को गुना किया जाए, समप्रकृत संख्याओं को गुना किया जाए तो गुणनफल निश्चित तौर पर 48 से तो कटेगा। इसके बाद वो 192 से कटेगा वो बात नहीं है, लेकिन वो मिनिमम और निश्चित तौर पर 48 से कटेगा ही कटेगा। 192 से नहीं देना है, 192 दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो एक ऐसे बना दीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो लाने हेतु हमें प्रेरणा मिले। हालांकि कुछ दिन गैप हुआ, कुछ जरूरी काम के चलते कुछ दिन गैप लगा, ये वीडियो थोड़ा लेट आया, कोई बात नहीं है। आप अपने प्यार की ताकत दिखाते रहिए और हम इसी तरह आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अंत में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।